दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। इसमें हम परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम के अनुरूप कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न दोस्तों शोध अभियोग्यता से संबंधित है। देखिए प्रश्न है कि शोध का मुख्य ध्येय क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, साहित्य की समीक्षा करना, पहले से ज्ञात का सारांश करना, अकादमिक उपाधि या डिग्री प्राप्त करना, या फिर नए तथ्यों की खोज करना अथवा ज्ञात तथ्यों की ताज़ा व्याख्या करना। तो सही उत्तर है दोस्तों, शोध या रिसर्च का मुख्य उद्देश्य नए तथ्यों की खोज करना अथवा ज्ञात तथ्यों की ताज़ा व्याख्या करना है। और आप जान लीजिए दोस्तों, अनुसंधान अथवा शोध किसी सोद्देश्य निर्दिष्ट समस्या की परिकल्पना बनाकर क्रमबद्ध और व्यवस्थित लेखन के अतिरिक्त पुनरीक्षण के द्वारा बेहतर, नवीन और समसामयिक ज्ञान की खोज करना होता है। और जेम्स ड्रेवर के अनुसार किसी क्षेत्र में ज्ञान अथवा सत्यापन के लिए जाने वाले क्रमबद्ध खोज के ही शोध कहा जाता है। और दोस्तों अनुसंधान में प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है, जो पूर्वाग्रह से मुक्त होते हैं, तभी शोध का उद्देश्य सटीक हो पाता है। तो याद रखिएगा, शोध का मुख्य उद्देश्य नए तथ्यों की खोज करना अथवा ज्ञात तथ्यों की ताज़ा व्याख्या करना है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, एक शोध पत्र जो होता है ये क्या है। ऑप्शन देखिए, किसी विषय पर सूचनाओं का संकलन, लेखक द्वारा माना गया मूल शोध निहित होता है। तीसरा है कि समकक्षी पुनरीक्षित मूल शोध या अन्य द्वारा किए गए शोध का मूल्यांकन निहित होता है। और चौथा है, एक से अधिक पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जा सकता है। तो सही उत्तर है शोध पत्र के बारे में कि शोध पत्र या रिसर्च पेपर क्या है। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, समकक्षी पुनरीक्षित मूल शोध या अन्य द्वारा किए गए शोध का मूल्यांकन शोध पत्र में निहित होता है। और आप जान लीजिए दोस्तों, पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाले अथवा संगोष्ठियों और सम्मेलनों में वाचन के लिए तैयार किए गए अनुसंधान कार्य संबंधी लेखों को अनुसंधान पत्रक या रिसर्च पेपर कहा जाता है। और एक अच्छा शोध पत्र कई विषयों को समेटे होता है, जैसे आलोचनात्मकता, सृजनात्मकता और चिंतन आदि। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये करंट अफेयर से संबंधित है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भाला फेंक प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। तो उत्तर है दोस्तों एंडरसन पीटर्स। देखिए दोस्तों, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के भाला फेंक प्रतियोगिता में ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने स्वर्ण पदक जीता था। और भारत के नीरज चोपड़ा इस प्रतियोगिता में दूसरे नंबर पर रहे थे, उन्हें रजत पदक प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत ने चीतों को फिर से बसाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। ऑप्शन है नामीबिया, नाइजीरिया, तंजानिया और केन्या। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, नामीबिया। दोस्तों भारत और नामीबिया ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत नामीबिया से चीतों को लाकर मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में बसाया जाएगा। तो ये जो है नामीबिया से जो चीते हैं वो आ गए हैं मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में। अगला प्रश्न है दोस्तों, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत या प्राइमरी सोर्स क्या है। किण्वन में उत्सर्जित ऊष्मा, वनस्पति में संरक्षित शर्करा, सौर ऊर्जा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत जो है पारिस्थितिकी निकाय में सौर ऊर्जा है। और आप जानते हैं कि सूर्य जो है पृथ्वी पर ऊर्जा का प्राथमिक या महत्वपूर्ण प्रारंभिक स्रोत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए, कार्टाजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से बिल्कुल सही सुमेलित है। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषक से सही सुमेलित है।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है और क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण, ये आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। आप जान लीजिए दोस्तों कि क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना अभिसमय से अंतर संबंधित होता है। इस प्रोटोकॉल को 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान में अंगीकृत किया गया था और यह 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ था। और ये प्रोटोकॉल वैश्विक तापमान में योगदान देने वाली गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने हेतु लक्षित है। तो याद रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने वाली गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। रेनेटिंग पनीर, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। आप देखिए, रेनेटिंग पनीर या रेनेटिंग प्रक्रिया द्वारा पनीर निर्माण किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी प्लाज्मिड्स सही सुमेलित है। गोल्डन चावल विटामिन ए बिल्कुल सही है। और ओजोन परत ट्रोपोस्फियर, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। और आप जान लीजिए कि ओजोन परत मुख्यतः स्ट्रेटोस्फियर या हिंदी में इसको समताप मंडल कहा जाता है, उसके निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित रहती है। और स्पष्ट है कि युग्म डी आपका सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एशियाटिक बब्बर शेर, दोस्तों जिसको एशियाटिक लायन या एशियाई सिंह कहा जाता है, इसका निवास कहाँ है? तो आप जानते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान। देखिए दोस्तों, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है और ये एशियाटिक शेर के निवास स्थल के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त महातेदुआ, सांभर और चीतल आदि वन्य जीव भी यहाँ पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, गिर वन एशियाई सिंहों के निवास का जो प्रमुख निवास स्थान है। अगला प्रश्न आसान सा है। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिए, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। तो सही उत्तर है कर्नाटक में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप देख लीजिए दोस्तों, कर्नाटक में जो नागरहोल राष्ट्रीय पार्क है, ये मैसूर से 94 किलोमीटर की दूरी पर है और कोडागू और मैसूर जिले तक फैला ये राष्ट्रीय पार्क राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, नागरहोल नेशनल पार्क जो कर्नाटक में है, वही राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। ऑप्शन देखिए, अहिच्छत्र, हस्तिनापुर, काम्पिल्य या नैमिषारण्य। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नैमिषारण्य। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है और यहीं पर सुत गोस्वामी ने शौनक और अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन तब किया था जब वे यज्ञ संपन्न कर रहे थे। इसके पूर्व महाभारत कथा का वाचन वैशंपायन ने राजा जन्मेजय के लिए किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, आधुनिक भारत के इतिहास खंड से है कि वो क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था। ऑप्शन देखते हैं, मास्टर अमीर चंद, भगवती चरण बोहरा, भाई बाल मुकुंद या अवध बिहारा। तो सही उत्तर है भगवती चरण बोहरा। आप देख लीजिए दोस्तों, हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में जाना जाता है और इसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें मास्टर अमीर चंद, दीनानाथ, भाई बाल मुकुंद, बलराज भैला, बसंत कुमार, अवध बिहारी को गिरफ्तार किया गया था और इसमें 4 लोगों को फांसी और 2 को 7 वर्षों के कारावास की सजा हुई थी। दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया था और भगवती चरण बोहरा इसमें नहीं थे और इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले रास बिहारी बोस जापान भाग गए थे और मुकदमे से बच गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? तो आप जान लीजिए, दांडी यात्रा के साथ दोस्तों क्या प्रारंभ हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू किया था? तो याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू की थी। उन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया और 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को
दांडी में उन्होंने सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया और तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने तिरुचेनगोड आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदारण्यम तक की नमक यात्रा की थी। अगला प्रश्न है उल्का क्या है। देखिए उल्का जिसको मेटियोर कहा जाता है ये क्या है। ऑप्शन है तीव्र गति से चलता तारा, बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश, तारामंडल का भाग या फिर पुच्छहीन धूमकेतु। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। उत्तर है बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश उल्का कहलाता है। उल्का दोस्तों आकाश में प्रकाश की चमकती हुई चमकीली लकीर सदृश होते हैं और इसको टूटने वाला तारा या शूटिंग स्टार या फॉलिंग स्टार भी कहा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण से ये चमकने लगते हैं और पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही सामान्यतः जलकर राख हो जाते हैं। अगला प्रश्न है भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। मालाबार तट, गुजरात तट, कोरोमंडल तट या कोंकण तट। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। उत्तर है दोस्तों कोरोमंडल तट। आप जान लीजिए कि भारत में जो कोरोमंडल तटीय प्रदेश है यहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी कर्नाटक, दक्षिण पूर्वी केरल में भी उत्तर पूर्वी मानसून से ही वर्षा होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था, आपको बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और समानता का अधिकार या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था। और आप जान लीजिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। उनका कहना था कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना ये संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा और ये संविधान की आत्मा है। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए कि संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान की आत्मा माना गया है और संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार प्रदान करता है और ये मूल अधिकारों का भाग है। तो एक प्रश्न यहाँ पर मैं इस प्रश्न को स्टार करता हूँ। अगर आपसे सामान्य तौर से पूछा जाए कि संविधान का हृदय और आत्मा क्या है, तो संविधान की प्रस्तावना जो है ये संविधान का हृदय और आत्मा कही जाती है। लेकिन यदि ये कहा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो उत्तर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है इसको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। राज्य और राज्यसभा सदस्यों का आवंटन। देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश 18, ये आपका सही नहीं है। उड़ीसा में 10 राज्यसभा सीटें हैं, तमिलनाडु में 18 और महाराष्ट्र में 19। तो देखिए आंध्र प्रदेश में 18 क्यों आपका गलत हो गया ये जान लीजिए। तो जो आंध्र प्रदेश अविभाजित था तो यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या 18 थी, लेकिन आंध्र प्रदेश का विभाजन जो हो गया तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तो उसके लिए अब केवल 11 सीटें रह गई हैं। 11 सीटें राज्यसभा में रह गई हैं आंध्र प्रदेश में और 7 सीटें तेलंगाना को प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिविल सेवाओं में सुधार के लिए पीसी होता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन है आपके 2003, 2004, 2005 या 2006। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। सही उत्तर है 2004, ऑप्शन बी। 2004 में दोस्तों लोक सेवाओं में सुधार के लिए पीसी होता समिति का गठन किया गया था। और आप जान लीजिए लोक सेवा संबंधी सुधारों के सभी पहलुओं का परीक्षण करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 3 फरवरी 2004 को संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व चेयरमैन पीसी होता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 30 जुलाई 2004 को सौंपी थी।
अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ है वो कौन सा है? ऑप्शन देखिए, कुटीर उद्योग, सीमेंट उद्योग, आयरन और स्टील उद्योग या फिर अभियांत्रिकी उद्योग। तो सही उत्तर है कुटीर उद्योग। और आप जान लीजिए दोस्तों, भारत में सबसे पहले कुटीर उद्योगों का ही विकास हुआ था। भारत में औपनिवेशिक काल के पूर्व कुटीर उद्योगों का औद्योगिक उत्पादन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। भारत में विकसित सूती वस्त्रों का निर्माण भी कुटीर स्तर पर ही किया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। पहला है जनश्री बीमा योजना 2000, तो ये आपका सही सुमेलित है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM 2005, ये भी आपका सही है। MG नरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, महात्मा गांधी नरेगा, ये 2003, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो 2003 में नहीं बल्कि दोस्तों 2005 में शुरू हुआ था और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नया नामकरण MG नरेगा कर दिया गया था। और आम आदमी बीमा योजना 2007 में, ये आपका सही सुमेलित है। तो सही उत्तर हो जाएगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो महात्मा गांधी नरेगा। दोस्तों, नरेगा अधिनियम जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में शुरू किया गया था और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, नमूना लेने की लॉटरी पद्धति का उपयोग किसके लिए किया जाता है? देखिए, निर्वचन या व्याख्या, सिद्धांतीकरण, संकल्पना और बेतरतीब ग्रहण या यादृच्छिकरण, किसके लिए नमूना लेने की लॉटरी पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर है दोस्तों बेतरतीब ग्रहण या यादृच्छिकरण के लिए। तो आप जान लीजिए कि नमूना लेने की जो लॉटरी पद्धति है इसका उपयोग बेतरतीब ग्रहण के लिए किया जाता है। एक सांख्यिकी जांच में शोधकर्ता की रुचि सामान्यतः एक समूह से संबंधित व्यक्तियों या एक से अधिक विशेषताओं के संबंध में भिन्नता के अध्ययन में निहित होती है और अध्ययन के तहत व्यक्तियों के इस समूह को आबादी कहा जाता है। और जनसंख्या की किसी सांख्यिकी जांच के लिए पूरी गणना करना संभव नहीं है और इस तरह से एक बड़ी आबादी या समूह में से प्रतिनिधि प्रतिदर्श या जो मॉडल है उसको प्राप्त करने के लिए जो विधि प्रयोग की जाती है उसको प्रतिचयन कहा जाता है और ये पद्धति विश्लेषण के प्रकार पर निर्भर करती है। प्रतिनिधि प्रतिदर्श के इकाइयों की कुल संख्या को प्रतिदर्श समष्टि कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक शोध के सिद्धांतों का निम्नलिखित में से किस में उपयोग किया जाता है? मौलिक शोध या फंडामेंटल मौलिक शोध दोस्तों, ये आपसे फंडामेंटल रिसर्च के बारे में पूछा है कि इसके सिद्धांतों का उपयोग किस में किया जाता है। ऑप्शन है क्रियापरक शोध, अनुप्रयुक्त शोध, दार्शनिक शोध या ऐतिहासिक शोध में। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मौलिक शोध के सिद्धांतों का उपयोग अनुप्रयुक्त शोध, ऑप्शन बी, अनुप्रयुक्त या अप्लाइड शोध में किया जाता है। और आप जानते हैं दोस्तों, जो शोध या अनुसंधान है इसका उद्देश्य नए तथ्यों, सिद्धांतों और विधियों द्वारा सत्य की खोज करना है और प्राप्त परिणामों का सामान्यीकरण किया जाता है। ये कक्षा और विद्यालय की समस्याओं का क्रमबद्ध प्रयोगात्मक अध्ययन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शोध जो है ये वर्तमान परिस्थितियों में सुधार पर केंद्रित है, आपको बताना है। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है प्रायोगिक शोध, मौलिक शोध, क्रियात्मक शोध और सर्वेक्षण शोध। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्रियात्मक शोध। दोस्तों, क्रियात्मक शोध इसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहा जाता है, वर्तमान परिस्थितियों में सुधार पर केंद्रित है और इसका उपयोग मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक डेटा के साथ भी किया जाता है और ये शोध विशिष्ट स्थितियों और उनके संदर्भ पर केंद्रित है। इस शोध का एक सामान्य उद्देश्य ये है कि इसे कई व्यक्तियों की भागीदारी और सहयोग से सुगम बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर से संबंधित है ये प्रश्न कि एक दोहरे घनत्व वाली 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता कितनी होती है? ऑप्शन है 1.44 MB, 1.44 GB, 1.4 KB या 1.40 GB। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? आप जान लीजिए कि एक दोहरे घनत्व वाली
3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता 1.44 MB होती है और ये जब सृजित हुई थी तो ये 720 KB में थी, जो बाद में 1.44 MB हो गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह सिस्टम जो आईपी एड्रेस को आसानी से याद करने योग्य नाम से ट्रांसलेट करता है। ऑप्शन है पैकेट स्विचिंग, डीएनएस, डोमेन नंबर सिस्टम या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है डीएनएस या डोमेन नंबर सिस्टम। दोस्तों डीएनएस जो है दोस्तों, डोमेन नेम सिस्टम इसको कहा जाता है, डीएनएस को, और इसका काम डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना होता है। जब हम किसी भी डीएनएस को वेब ब्राउज़र में टाइप करते हैं तो डीएनएस उसको आईपी एड्रेस में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? प्रिंटर, स्कैनर, वेबकैम या फिर माउस? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इसमें से वेबकैम ज़रूरी होता है, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है ये ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से 2 या 2 से अधिक स्थानों से एक साथ ऑडियो वीडियो माध्यम से कई लोग जुड़ सकते हैं। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए वीडियो कैमरा या वेबकैम, कंप्यूटर मॉनिटर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर और इंटरनेट सेवा की आवश्यकता होती है। विकल्प सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, करंट अफेयर से है कि जून 2022 में भारतीय प्रेस परिषद यानी पीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ऑप्शन है न्यायमूर्ति सुधा मिश्रा, न्यायमूर्ति गीता मित्तल, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई या न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा? तो सही उत्तर है न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। दोस्तों आप जान लीजिए कि उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को जून 2022 में भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक साफ करने वाला देश का पहला रोबोट बनाया है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस आईआईटी ने सेप्टिक टैंक साफ करने वाला देश का पहला रोबोट बनाया है? ऑप्शन देखिए, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर या फिर आईआईटी रुड़की? तो सही उत्तर है आईआईटी मद्रास, ऑप्शन ए। दोस्तों आईआईटी मद्रास द्वारा जून 2022 में होमोसेप नामक सेप्टिक टैंक साफ करने वाला देश का पहला रोबोट बनाया गया है और आईआईटी मद्रास द्वारा सोलिनास इंटीग्रिटी प्राइवेट लिमिटेड नामक स्टार्टअप के सहयोग से इसको तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मई जून 2022 में वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन देखिए, पेरिस, जिनेवा, सिडनी या फिर रोम? तो सही उत्तर है जिनेवा। दोस्तों देखिए, संचार राज्य मंत्री श्री देवसिंह चौहान ने स्विट्जरलैंड में है दोस्तों जिनेवा, और यहाँ पर आयोजित वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी के उद्घाटन समारोह में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? देखिए, मॉनिटर, टच स्क्रीन, प्रिंटर या फिर प्लॉटर? तो सही उत्तर है टच स्क्रीन। आप जान लीजिए दोस्तों, टच स्क्रीन एक आउटपुट डिवाइस नहीं बल्कि एक इनपुट डिवाइस है, और मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर ये आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है। टच स्क्रीन ऐसी युक्ति होती है जिसमें कंप्यूटर उपयोगकर्ता बिना किसी अतिरिक्त पॉइंटिंग युक्ति के सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर अपनी अंगुलियों के माध्यम से संकेतों को इनपुट करता है, और ये इनपुट डिवाइस के साथ साथ आउटपुट डिवाइस का भी कार्य करती है, इसलिए टच स्क्रीन सबसे उपयुक्त आंसर है। अगला प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है कि एक एक्सेल वर्कशीट का नाम बदलने के लिए क्या करते हैं? ऑप्शन देखिए, कंट्रोल को पकड़े हुए वर्कशीट टैब पर क्लिक करें और एक नया नाम टाइप करें। सेव एज ऑप्शन को फाइल मेन्यू से चूज करें। वर्कशीट टैब पर डबल क्लिक करें और नया नाम टाइप करें, या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट की और न्यू नेम को प्रेस करें। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्कशीट टैब पर डबल क्लिक करें और एक नया नाम टाइप करें। ये एक्सेल वर्कशीट का नाम बदलने का युक्ति है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो।
उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए आगामी परीक्षाओं के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। इसमें हमने उन प्रश्नों को शामिल किया है जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।